गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अंशु कुमार गुप्ता आपके अपने चैनल एग्जाम क्रांति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का क्लास है स्टैटिस्टिक्स जीके एंड करंट अफेयर्स सेट 3। आज हम लोग तीसरा सेट कर रहे हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर। पिछले दिन मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ गया था, कहा था कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है। नागालैंड की राजधानी कौन सी है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा? उसका सही उत्तर होगा कोहिमा। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन के संग, नए उमंग के संग। आशा है आप सभी को अच्छा लगेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कहां राष्ट्रीय उद्यान की अधिकतम संख्या है, अर्थात जो नेशनल पार्क है भारत में, कौन से राज्य में सबसे अधिक नेशनल पार्क है? आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। इन चारों राज्यों में से कौन सा एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिकतम नेशनल पार्क है? तो बताना है आपको नेशनल पार्क कौन से राज्य में सबसे अधिक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। क्या होगा इसका ऑप्शन आंसर? ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क की संख्या कुल मिलाकर 10 है, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के अनुसार मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? 10 है। भारत में कुल टोटल इंडिया में कुल 104 नेशनल पार्क्स है। कितने नेशनल पार्क है इंडिया में? कुल 104 पार्क है, जिसमें सबसे अधिक कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। कुल मिला के 10 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। जो ये नेशनल पार्क पूरे भारत के ज्योग्राफिकल एरिया का 1.23% एरिया को कवर करता है। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? भारत का पहला नेशनल पार्क आपका नाम है हेली नेशनल पार्क। 1936 में स्थापित हुआ था, जो बाद में जाकर आजादी के बाद 1956 ईस्वी में इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम दिया गया था, जिम कॉर्बेट के याद में 1956 में 1956 में। जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क कहाँ है? वो उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें एक और पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि अभी फिलहाल जुलाई 2020 में असम सरकार ने निर्णय किया है देहिंग पटकाई वन अभ्यारण्य को नेशनल पार्क बनाने का अपग्रेड किया जा रहा है। नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर हैरिस नेशनल पार्क है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में अन्य प्रकारों के कोयले से अधिक मात्रा में कार्बन मिलता है? क्या मिलता है? कार्बन। सबसे अधिक किस कोयले में कार्बन मिलता है? आपका ऑप्शन है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। इन चारों में से किसमें सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है? आपको यह बताना है कि इन चारों में से सबसे अधिक किसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले को 4 भागों में बांटते हैं हम। पहला है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिनमें से एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा करीबन 80% से लेकर 95% 95% तक होती है। बिटुमिनस 60 to 80% पाया जाता है। लिग्नाइट 40 to 55% होता है और पीट में लेस देन 40% होता है, अर्थात 40% या उससे नीचे होता है। इस प्रकार सबसे उत्तम प्रकार की कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। और सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? एंथ्रासाइट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए एंथ्रासाइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा महासागर है जो एक तरफ एशिया को और दूसरी तरफ अमेरिका को टच करता था, छूता है? इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन से एक ऐसा महासागर है
जो एक तरफ किसको करता है, एशिया को टच करता है, और दूसरी तरफ किसको करता हो, अमेरिका को टच करता हो। आपका ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ऐसा महासागर है जो एक तरफ एशिया को टच करता हो और दूसरी तरफ अमेरिका को टच करता हो। आपको बताना है, बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर, पैसिफिक सी। पैसिफिक सी एक तरफ एशिया को भी टच करता है और दूसरी तरफ अमेरिका को भी टच करता है। प्रशांत महासागर एशिया और ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका को अलग करता है। ये विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर भी है, और इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ज्योमिति की त्रिभुजाकार है इसकी आकृति प्रशांत महासागर की। यह विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर भी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 बोल रहा है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है। आपका ऑप्शन है ताप्ती, माही, चंबल या नर्मदा। इन चारों नदियों में से कौन सा एक नदी है जिस पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जिसकी लंबाई, जिसकी ऊंचाई 338 मीटर है। कितनी है, 338 मीटर है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, और यह कहां बनाया गया है, गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है गुजरात राज्य में। और ये 4 राज्यों को पानी और बिजली मुहैया कराता है। कौन कौन सा है, पहला तो गुजरात है, दूसरा एमपी है, मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान है, और चौथा महाराष्ट्र है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर ऑप्शन डी, नर्मदा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 138 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5वां कह रहा है कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट को टच करता है, अर्थात समुद्र तट पर स्थित है भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका 9 राज्य एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा है 8 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा है 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, और लास्ट में है 7 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। इन चारों ऑप्शन में से बताना है भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्री तट पर स्थित है। आपको बताना है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370 आर्टिकल के खत्म होने के बाद जम्मू और कश्मीर को 2 यूटी में बांट दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है, और दमन एंड दीव और नागर हवेली को एक साथ मिलाकर उन दोनों को दो केंद्र शासित प्रदेशों से एक बना दिया गया। तो अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इनमें से बताना है कि 28 राज्य और 8 राज्यों में से 8 केंद्र शासित प्रदेश में से कितने राज्य और कितने यूटी केंद्र शासित प्रदेश से समुद्र तट के किनारे बसे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, कौन सा होगा, ऑप्शन सी, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो भारत के समुद्री तट पे स्थित है। समुद्र मतलब अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। समझ गए होंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। 6ठा क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। इससे इजी इतिहास में इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता है।
इसका आंसर आप देखते ही बता सकते हैं। कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, मेरे बोलने से पहले ही कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, का ग्रेट बाथ विशाल स्नानाघर कहां पाया जाता है, कहां पाया जाता है, कहां मिलता है। ऑप्शन आपका है हड़प्पा, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है मोहनजोदारो और लास्ट में आता है इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से बताना है द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ था विशाल स्नानाघर सिंधु सभ्यता के कौन से इलाके में मिला है। आपका ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदारो और इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का पहला खोजा गया सिटी है। हड़प्पा जो सिटी है वो सिंधु घाटी में खोजा गया पहला सिटी है, जो 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी जी ने खोजा था। सहनी ने खोजा था। यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? ये रावी नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा ये हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी में स्थित है। कालीबंगा भारत के राजस्थान में के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ जूते हुए खेत की पहली बार साक्ष्य मिला है, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है। सी मोहनजोदारो ये भी पाकिस्तान में स्थित है। इसका खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी जी ने किया था। यहीं पर सबसे मोहनजोदारो इलाके का सबसे बड़ा स्थल बोलते हैं पुरातत्व मिला है द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? मोहनजोदारो में। आशा है सब समझ में आया, डिस्कशन हो रहा हो। आपको हड़प्पा के बारे में भी कुछ मालूम चल गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कालीबंगा के बारे में भी मालूम चल गया। कालीबंगा में याद रखिए यहाँ जुता हुआ खेत की साक्ष्य मिला हुआ है। कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और मोहनजोदारो 1922 में राखल दास बनर्जी ने खोजा था और यहीं पर विशाल स्नानागार है, ग्रेट बाथ है। इससे आश्चर्य भी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है और सबसे इजी भी क्वेश्चन लग रहा है हमें कि सबको आना चाहिए इसका आंसर। खास के एनटीपीसी और रेलवे की तैयारी करने वालों के लिए तो हलवा होना चाहिए, एकदम खाओ पियो और निकल जाओ। इसमें निगेटिव आना नहीं चाहिए। ये सब बिना क्वेश्चन किए हुए आपका नैया पार नहीं कर पाएगा। और इस बार देख ही रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स जीके और करंट अफेयर मेन यही आपका कटअप तैयार करेगा। आगे बढ़ते, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद निम्नलिखित जो 4 ऑप्शन है उनमें से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व संभाला था। अर्थात महात्मा गांधी का जब गिरफ्तारी हो गया उसके बाद किसने नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्बास तैयब जी या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इन चारों में से बताना है कि गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से, जो अहमदाबाद में स्थित है। और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक बनाकर नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी दांडी में। कहां पर? दांडी में शुरुआत की गई थी। और इसके बाद महात्मा गांधी सोलापुर की ओर कूच किए और वहां पर उनका गिरफ्तारी हो गया। उसके बाद किसने संभाला था? किसने? कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी, किसने संभाला था? तो उसके बाद ऑप्शन सी अब्बास तैयब जी ने संभाला था। कि गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद किसने संभाला था? अब्बास तैयब जी ने संभाला था इस आंदोलन को। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? होम रूल
लीग की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने या राजेंद्र प्रसाद ने? इन चारों में से बताना है आपको होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी। तो आपको इसमें एक नाम मिसिंग आ रहा होगा, आप वही खोज रहे होंगे कि एक नाम मिसिंग है। हाँ वो भी है, जो आपने सोचा है वो भी है, लेकिन सब होम रूल की शुरुआत किसने की थी? तो आपको इसका सही अप्रैल एपी अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग की शुरुआत की थी और एनी बेसेंट जी ने सितंबर 1916 में शुरुआत की थी अपना होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि कांग्रेस के उद्देश्यों के रूप में पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस के किस सत्र में स्वीकार किया गया था? अर्थात डोमिनियन स्टेटस को छोड़कर अपूर्ण स्वराज अब हमें चाहिए, ये कौन सा सत्र में स्वीकार किया गया था? बताना है आपको इन चारों ऑप्शनों में से कलकत्ता, मद्रास, नागपुर या लाहौर में सत्र में कौन सा सत्र था जिसमें डोमिनियन स्टेटस को छोड़कर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य हासिल करना स्वीकार किया गया था? तो कब किया गया था? 1929 में, दिसंबर 1929, सॉरी, दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में डोमिनियन स्टेटस को छोड़ पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को स्वीकार किया गया था। और उसके बाद 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के किनारे पहला पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसके बाद निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लाहौर 1929 के सत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डोमिनियन स्टेटस को अब छोड़ दिया गया, अपूर्ण स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस बात को स्वीकारा गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है अकबर के शासनकाल की आधिकारिक वृत्तांत, आधिकारिक मतलब ऑफिशियल वृत्तांत अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? आपको बताना है कि अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबर ने या बीरबल ने या अब्दुल फजल ने या भगवान दास जी ने लिखा था? इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि किसने अकबरनामा लिखा था। तो आपको सही मालूम ही, सब तो जाने रटा हुआ क्वेश्चन हुआ है, पिछले बार भी एग्जाम में पूछा गया है, आपको इसका आंसर मालूम ही है। इसका आंसर क्या होगा? अब्दुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। किसने लिखा है? अब्दुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक मुगल सम्राट रहा। इसी के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। बीरबल दीन ए इलाही अकबर द्वारा स्थापित जो धर्म था उसका पहला हिंदू और एकमात्र हिंदू स्वीकार करने वाले उस धर्म को कौन था? बीरबल था। और अब्दुल फजल दीन इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश से ली गई है? अर्थात जो इन चार ऑप्शन है, ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देश में से कौन सा ऐसा देश है जहां से राष्ट्रपति चुनाव की विधि को लिया गया है? तब आप बताना है चार देशों में से कौन सा है? ब्रिटेन है, अमेरिका है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया। इन चार देशों में कौन सा ऐसा है जहां पर राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को लिया गया है? ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदनात्मक
शासन प्रणाली और एकल नागरिकता। अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वावलोकन और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायालय के जज को हटाने की विधि को लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को भी आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आयरलैंड। और इसके अलावा भी ये लिया गया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना, समवर्ती सूची एवं राज्य और केंद्र के बीच शक्ति के बंटवारे को भी लिया गया है। किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आयरलैंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे? आपको बताना है प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष का नाम बताना है आपको कि कौन थे। पहला है हुकुम सिंह, बी ऑप्शन है जीवी मावलंकर, सी है M.A. अयंगर या डी नीलम संजीव रेड्डी। इन चारों में से आपको बताना है कि पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सही सोच रहे हैं, पहला लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर जी थे, जो पहले लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने। 1952 से लेकर 1956 तक इन्होंने अपना कार्यकाल चलाया। और नीलम संजीव रेड्डी कौन थे? ये भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति एवं सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जी। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, चरण सिंह या जगजीवन राम। इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने? मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, चरण सिंह या जगजीवन राम। तो मोरारजी देसाई भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री एवं भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे। और जगजीवन राम जी ये श्रम मंत्री थे। आशा आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया। 26 जनवरी को संविधान की उद्घाटन के तारीख में चुना गया। क्यों 26 जनवरी? 26 नवंबर 1949 को तो अपना संविधान तैयार हो गया था और कुछ उपबंध भी लागू कर दिए गए, लेकिन हम लोग 26 जनवरी का ही वेट क्यों किए? 26 जनवरी का ही वेट क्यों किए कि उस दिन संविधान लागू हो? तो आपको इससे पहले मालूम होगा लाहौर अधिवेशन का बात कि लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने स्वीकार किया और इस लक्ष्य पर कायम रहे कि हम अब डोमिनेंट स्टेटस को नहीं लेंगे, अब पूर्ण स्वराज ही हमारा अंतिम लक्ष्य होगा। और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के किनारे झंडा फहराकर प्रथम स्वाधीन दिवस मनाया गया। और उसके बाद निर्णय लिया गया 2 जनवरी को निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी, अब प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। तो इसीलिए इसी 26 जनवरी की याद में भारत देश ने 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन के रूप में चुना और उसी दिन रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आंसर होगा ऑप्शन सी। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। समझ में आया होगा अच्छी तरह से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारत का राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट या भारत के प्रधानमंत्री या संसद? इन चारों में से बताना है कि भारतीय संविधान का संरक्षक अर्थात गार्जियन कौन है। तो
तो भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक कहा जाता है इनको। और ये थल, जल, वायु तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं और इन्हीं से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 124 के अनुसार भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसके जज का नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति, और इसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और संसद जो कानून बनाता है हमारे देश के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री के पितामह के रूप में दादा साहेब फाल्के को जाना जाता है और 17वें राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम को बदलकर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कर दिया गया। यह नाम कब बदला गया? यह नाम 1969 को बदला गया। ऑप्शन सी, 1969 को बदला गया और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का नाम चेंज करके दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कर दिया गया 1969 में। और देविका रानी प्रथम अभिनेत्री थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता किस राज्य से थे, अर्थात किस प्रदेश से थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता किस प्रदेश से थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में की गई। कब की गई? 1965 में की गई। किसको मिला? जी शंकर क्रूप को मिला। किसे मिला? जी शंकर क्रूप को मिला। मलयालम भाषा के अंडा कुजई पुस्तक के लिए। किसे? अडा कुजई पुस्तक के लिए उनको 1965 ईस्वी में अंडा कुजई के लिए जी शंकर क्रूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला मलयालम भाषा के लिए। वो किस राज्य से संबंधित थे? वे ऑप्शन ए, केरल राज्य से संबंधित थे। 1965 में शुरू किया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। पहले जी शंकर क्रूप को मिला अंडा कुजई के लिए, जो मलयालम भाषा में थे। वो किससे बिलोंग करते थे? केरल राज्य से, भारत के दक्षिणतम केरल राज्य से बिलोंग करते थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 बोला है दांची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दांची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब? इन 4 राज्यों में से आपको बताना है दांची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। बताइए कहां स्थित है? सही सोच रहे हैं आप। कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। दांची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह कश्मीरी हिरन के लिए बहुत ही फेमस है। दांची गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, जो कश्मीरी हिरन के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? अर्थात ओजोन गैस की मोटाई जो है वो किस इकाई में मापी जाती है? पहला है वाट में, दूसरा है डप्सन इकाई में, या मेल्सन इकाई, या इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से बताना है कि ओजोन गैस की परत की मोटाई कौन सी यूनिट में मापी जाती है। ओजोन परत वायुमंडल का दूसरा परत है जिसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होता है। समताप मंडल, क्या इसका मतलब हो गया कि 8 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर तक इसमें तापमान समान रहता है और इसमें ही वायुयान जेट विमान उड़ाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डप्सन इकाई में ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका 17 सितंबर, दूसरा है 17 मार्च, तीसरा है 21 जून या 25 जनवरी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राष्ट्रीय
वोटर डे अर्थात नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर की शुरुआत पहले इलेक्शन कमीशन का स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। 61वां जब 61वां अपनी स्थापना का 61वां वर्ष मना रहा था, तब 2011 ईस्वी में इन्होंने 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे के रूप में मनाने की शुरुआत की। कब? 2011 में। किसने शुरुआत करवाई थी? प्रतिभा, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही है, शुरुआत किया था। तो इसका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन डी 25 जनवरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 बोल रहा है, ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है। नासा और यूरोपियन संघ नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के स्पेशल क्रूज 3 मिशन के कमांडर के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को अंतरिक्ष यात्री को चुना गया? इन चारों में से आपको बताना है कौन से भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का नाम बताना है आपको। संजीव अरोरा जी, राजाचारी जी, डीजे पाटिल या दीपक पांड्या। इन चारों में से बताना है किससे स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के लिए कमांडर के रूप में चुना गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजाचारी। ये अमेरिकन इंडियन है जो अमेरिका अर्थात यूएसए के नेवी में कर्नल पद पर हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, सिमरनजीत कौर किस खेल से जुड़ी है जिन्होंने हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में स्वर्ण पदक जीता? इन्होंने एक स्वर्ण पदक जीता जो अपने समकक्ष जर्मन महिला के 60 किलो वर्ग के प्रतियोगिता में 4-1 से हराया था। तो आपको बताना है कौन से खेल में हराया था। तो इसका सही ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन सी बॉक्सिंग में। इन्होंने हराया था 4-1 से। जर्मनी में ही जर्मन महिला 60 किलो वर्ग के प्रतिभा में बॉक्सिंग में हराया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, देश के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक देश के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने किस राज्य में भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन शुरू किया है? किस राज्य में हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन शुरू किया है? ONGC ने भारत का सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादक है। ONGC का पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। किस राज्य में शुरुआत किया है? तो आपको बताना है कि असम में शुरुआत किया है, कि गुजरात में, कि पश्चिम बंगाल में, कि महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल के 24 परगना में 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? ONGC के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ओह मिजोरम नामक पुस्तक किसने लिखी है जिसका विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है? भारत के उपराष्ट्रपति ने एक पुस्तक जिसका नाम ओ मिजोरम है की शुरुआत का विमोचन किया है, उसके लेखक का नाम बताना है। आपको इसको बताना है कि इसके लेखक कौन है। प्रेम प्रकाश जी है, या PS श्रीधर पिल्लई जी है, या अमृत राज जी है, या कृपाल सिंह जी है। इन चारों में से बताना है कि ओ मिजोरम के लेखक कौन है। तो ओ मिजोरम के लेखक कौन है? मिजोरम की राजधानी क्या से होता है? आइजल है। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजल है। ओ मिजोरम नामक पुस्तक है जिसका विमोचन राष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर क्या होगा, लेखक कौन है। तो अब इसका लेखक कौन है? बी PS श्रीधरन पिल्लई साहब है, जिन्होंने इनका 125वां पुस्तक है ये ओ मिजोरम।
जो मिजोरम के गवर्नर भी है, जो मिजोरम के गवर्नर भी हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल, उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल जिसका शॉर्ट फॉर्म है HWT है, परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहां किया है? ये डीआरडीओ द्वारा किया गया उन्नत किस्म का हाइपरसोनिक विंड टनल जिसका HWT भी कहा जाता है, कि कहां पर इसका उद्घाटन किया है? किसके द्वारा उद्घाटन हुआ है? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हुआ है। वो हाइपरसोनिक विंड टनल जिसे शॉर्ट फॉर्म में HWT है, कहां पर इसका किया गया है उद्घाटन? बेंगलुरु, कोयम्बटूर या हैदराबाद या चेन्नई, इन चारों में से बताना है इसकी शुरुआत, उद्घाटन कहां किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हैदराबाद में HWT का उद्घाटन किसने किया है? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। आगे बढ़ते हैं। ये एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको इसको कमेंट करके बताना है इसका उत्तर क्या होगा। बोल रहा है कि राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राज तरंगिणी जो संस्कृत के प्रथम, संस्कृत के एक क्या बोलते ऑथेंटिक पुस्तक है जो जम्मू कश्मीर के बारे में बताती है। आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है इसके लेखक कौन है। बाणभट्ट जी हैं, कलहन है, कालिदास जी या सोमदेव, चारों में से बताना है कि राज तरंगिणी जो संस्कृत भाषा में लिखित पुस्तक है, जम्मू कश्मीर के इतिहास को बताती है, आपको बताना है इसके लेखक कौन है। इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। होपली आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस स्टैटिस्टिक्स जीके एंड करंट अफेयर सेशन को। आपको अच्छा लग रहा हो तो दूसरों को भी अच्छा लगवाइए, दूसरे एक साथ जॉब लीजिए, तब जॉब करके एकदम मजा आए, दोस्त बने रहिए। चलिए, अच्छा आशा है कि आप लोगों का NTPC का एग्जाम अच्छा जा रहा हो और ग्रुप डी के लिए अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।